हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द वर्क रूम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड ब्रांचेस के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के इंट्रोडक्शन से। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की बात की थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी की 4 मेन ब्रांचेस के बारे में बात की थी। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी उन्हीं 4 में से एक ब्रांच होती है। स्टार्टिंग से ही मैं अपने आप को लेकर के और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को लेकर के बहुत सोच में रहता था। मैं सोचता था कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। एंड सिस्टमैटिक ओरिजिन की बात सबसे पहले 5th सेंचुरी में एक हिस्टोरियन ने की थी। इनका नाम हेरोडोटस था। ये एक ग्रीक हिस्टोरियन एंड जियोग्राफर थे। बहुत सारे स्कॉलर्स इन्हें फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में जाकर रिसर्चेस की थी। इन्होंने ही सबसे पहले फॉरेन पीपल को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था, उन्हें रिकॉर्ड करना शुरू किया था। बहुत सारे लोगों ने इन्हें डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बताया, डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रेजेंट डिफरेंट रिचुअल्स एंड बिलीव्स के बारे में भी बताया था। इन्होंने एक बहुत से बेसिक से क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी, विच आर द प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, लाइक व्हाट मेक पीपल सो डिफरेंट। लोगों को इतना डिफरेंट क्या बनाता है, लोग इतने डिफरेंट क्यों होते हैं। कुछ स्कॉलर्स की माने तो डेविड हुमे एंड इम्बल कैट, जो कि 2 फिलोसोफर थे, इन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कवर किया था। पर कुछ स्कॉलर्स की माने तो सिस्टमैटिक तरीके से सोशल एंथ्रोपोलॉजी की जो स्टार्टिंग थी वो हेनरी मेने एंड एल.एच. मॉर्गन ने की थी। हेनरी मेन एंड एल.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं। इन दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ट्रैवलर्स एंड मिशनरीज का वर्क फॉलो किया था, इस वजह से इन्हें आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी फील्ड की ही एक ब्रांच होती है, जिसमें हम लोग मैन को होमो सोशस की तरह देखते हैं। यहाँ पे होमो सोशस का मतलब होता है सोशल मैन से। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग मैन को 2 बेसिस पे देखते हैं, एक सोसाइटी के बेसिस पे एंड एक कल्चर के बेसिस पे। यहाँ पे सोसाइटी के बेसिस पे देखने का मतलब होता है मैन की फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखना। एंड कल्चर के बेसिस का मतलब होता है उसके रिलीजन, बिलीव्स एंड रिचुअल्स को देखना। नेक्स्ट अब हम लोग सोसाइटीज़ की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं वो सब ह्यूमन लेवल के टाइम पर भी प्रेजेंट होती थी। इसका मतलब होता है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं वो अनसिविलाइज्ड मैन के टाइम पर भी प्रेजेंट होती थी, पर जो कल्चर होता है वो मैन का एक्सक्लूसिव फीचर होता है, ये मैन का फ्रेश फीचर होता है। ब्रॉडली बात करें तो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी मैन के लाइफ पैटर्न को फॉलो करती है, ये मैन के लाइफ पैटर्न पे कॉन्सेंट्रेट करती है। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग मैन के सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की तरह ही सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में कोई टाइम एंड स्पेस बाउंड नहीं होता है। अर्ली स्टेजेस में सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी बस प्रिमिटिव लोगों तक ही लिमिटेड होती थी, पर मॉडर्न टाइम पर या प्रेजेंट टाइम पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें प्रिमिटिव मैन की भी बात करते हैं एंड इसमें अर्बन या सिविलाइज मैन की भी बात करते हैं। अर्ली स्टेजेस में सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी बस प्रिमिटिव लोगों तक ही लिमिटेड होती थी, पर मॉडर्न टाइम पर या प्रेजेंट टाइम पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें प्रिमिटिव मैन की भी बात करते हैं एंड इसमें अर्बन या सिविलाइज मैन की भी बात करते हैं। अमेरिका में ही सबसे पहले कल्चर की स्टडी डेवलप हुई थी, तभी ब्रिटेन में सोशल स्ट्रक्चर्स की कंपैरेटिव स्टडी स्टार्ट हुई थी। एंड बाद में इस बात को रियलाइज़ किया गया था कि जो सोसाइटी एंड कल्चर होता है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं एंड ये दोनों इंटरडिपेंडेंट फील्ड्स होती हैं एंड सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एक जॉइंट फील्ड होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एक डिसिप्लिन की तरह कैसे सामने आई। इवोल्यूशन का आइडिया सबसे पहले तब इम्पोर्टेंट तरीके से सामने आया जब चार्ल्स चैम्प ने इन्हें कैटेगराइज करने की बात की। सबसे पहले ये विचारधारा सामने आई कि सोशल वर्क यानी किसी प्लेस के रूल्स या लॉज बनाने के टाइम पर या किसी कंट्री की पावर को संभालने के टाइम पर डेवोल्यूशन ने जगह ले ली होगी। यहाँ पर डेवोल्यूशन का मतलब होता है पॉलिटिकल पावर का डिवीज़न, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी आधी पावर लोकल गवर्नमेंट को दे देती है
इससे आसानी होती है पब्लिक को संभालने में, कैटेगराइज करने में। इसे ही सोशल डिवीज़न बोलते हैं। सोशल कल्चर लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ एंड इसमें क्या-क्या चेंजेस रहे, इन सभी बातों को जानने के लिए एंड समझने के लिए लोगों को सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी ब्रांच की नीड होती है। वर्ल्ड में जितने भी एक्सप्लोरर, नेविगेटर एंड ट्रैवलर्स प्रेजेंट हैं, उनकी सोसाइटीज़ दूसरी कंट्री की सोसाइटी से बहुत ही डिफरेंट होती हैं। ये सोसाइटीज़ वेस्ट में देखने को मिलती हैं। इस वजह से इन एक्सप्लोरर, नेविगेटर्स एंड ट्रैवलर्स को इंटरेस्ट आता है दूसरी सोसाइटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए एंड उनके बारे में स्टडी करने के लिए। इन सभी एक्सप्लोरर्स, नेविगेटर्स, ट्रैवलर्स या फिर यहाँ पे आप स्कॉलर्स या एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, इन सभी का एक बात पे बिलीव होता है कि जितनी भी कंपैरेटिव रिसर्चेस होती हैं, उन सभी को एक मीटिंग पॉइंट की नीड होती है, जहाँ पे ये सारी रिसर्चेस एक साथ लाई जा सकें एंड इनके बारे में कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टस की तरह बात की जा सके एंड इसकी स्टडी की जा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोशियोलॉजी में हम लोग अर्बन इंडस्ट्रीज, मॉडर्न या कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की बात करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर एक ऐसे डिसिप्लिन की नीड थी, एक ऐसे सब्जेक्ट की नीड थी जिसमें हम लोग हर तरह की स्टडी को कंडक्ट कर सकें। सो इन सभी रीजंस की वजह से सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसे डिसिप्लिन एंड रिसर्चर की तरह सामने आया जो सारे स्टडीज़ को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट अब हम लोग सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की मीनिंग की बात करते हैं। तो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एक डाउटफुल सब्जेक्ट होता है, एक डाउटफुल डिसिप्लिन होती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी को डाउटफुल सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं। तो इसका आंसर होता है कि हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि जब सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग एक क्वेश्चन रेज करते हैं। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इट इज़ टू बी अ ह्यूमन, ह्यूमन होना क्या होता है। तो इसकी स्टार्टिंग ही एक क्वेश्चन से हुई थी और इसमें हम अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे रिसर्चेस को ही सॉल्व करते जा रहे हैं। इस वजह से इसे डाउटफुल सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग बेसिकली ह्यूमन के सराउंडिंग्स की बात करते हैं कि दुनिया के लोग बहुत डाइवर्स तरीक़ों से अपनी लाइफ जीते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फैमिली में रहते हैं, कम्युनिटीज़ बिल्ड करते हैं, वो अपने आस-पास के सराउंडिंग्स को देखते हैं और एक अच्छी लाइफ जीते हैं। अकॉर्डिंग टू इवांस प्रिचर्ड, सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग ह्यूमन के कल्चर एंड सोसाइटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का एक बेसिक एंड सिंपल सा आइडिया होता है। इसकी एक फाइंडिंग होती है वर्ल्ड के डिफरेंट सोसाइटीज़ के स्ट्रक्चर, वो कैसे बनी, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उन सभी का बेस पता लगाने के लिए। तो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की यहाँ पे नीड होती है इन सब का बेस पता लगाने के लिए, उनका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पता लगाने के लिए। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि ये सोसाइटीज़ इतनी ऑर्गेनाइज्ड कैसे होती हैं, ये सोसाइटीज़ इतनी वेल डेवलप्ड कैसे होती हैं एंड ये इतनी इस्टेब्लिश्ड कैसे होती हैं। आप इसे एक क्वेश्चन की तरह भी देख सकते हैं कि ये सोसाइटीज़ इतनी ऑर्गेनाइज कैसे होती हैं। तो इन सोसाइटीज़ में सेपरेट कस्टम्स होते हैं, सेपरेट बिलीव्स होते हैं, ये दूसरी सोसाइटीज़ से अलग होते हैं। इनमें प्रेजेंट जितने भी कस्टम्स एंड बिलीव्स होते हैं वो दूसरी सोसाइटीज़ में नहीं मिलेंगे एंड इनका होल पैटर्न ऑफ वर्किंग, लिविंग, मैरिंग, वर्शिप, ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कीपिंग ऑर्डर, ये सब भी दूसरी सोसाइटीज़ से डिफरेंट होता है। जिस तरह से हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, इसी तरीके से जब हम लोग किसी दूसरी सोसाइटीज़ को देखते हैं तो वहाँ के लोग भी सेम सारी चीज़ें करते हैं। सोसाइटी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, पर उनके जो आइडियाज़ होते हैं, उनके जो बिलीव्स होते हैं, वो हमारी सोसाइटी से डिफरेंट होते हैं। उनका सोशल स्ट्रक्चर, उनके प्लान्स हम लोगों की सोसाइटी से डिफरेंट होते हैं। इस वजह से उनके आइडियाज़ और हमारे आइडियाज़ मैच नहीं करते हैं। भले इन दोनों सोसाइटीज़ के बीच में डिफरेंसेस हो, कोई सिमिलैरिटीज़ ना हो, इनके आइडियाज़ डिफरेंट हो एंड इनका सोशल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो, पर इन दोनों के सोसाइटीज़ के ऑर्गेनाइजेशन के पीछे का जो मोटिव है वो बस ह्यूमन वेलफेयर ही होता है। अब सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें
तो वो एक तरफ तो ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड मॉडर्न मैन में वेरिएशंस ढूंढने की कोशिश करती है, उनके और हमारे बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है ये फाइंड करने की कोशिश करती है। ऑन द अदर हैंड ये ट्राई करती है ट्राइबल सोसाइटीज एंड मॉडर्न मैन के बीच में सिमिलैरिटीज को पता करने के लिए ये कोशिश करती है कि ट्राइबल सोशल सिस्टम हम लोगों से मैच करता है कि नहीं, या फिर हम लोगों का जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उनके ह्यूमन रिलेशनशिप से मैच करता है या नहीं। नेक्स्ट अब हम लोग डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है पेडिंगटन का। अकॉर्डिंग टू हिम, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ की कंटेम्प्रेरी स्टडी करते हैं, पर ये डेफिनेशन थोड़ी फिट नहीं बैठती है, क्योंकि जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रिमिटिव कल्चर्स की ही नहीं बल्कि कंटेम्प्रेरी कल्चर की भी स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन एस.सी. दुबे ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी होती है वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का ही पार्ट होता है, जिसमें हम लोग सोशल स्ट्रक्चर एंड रिलीजन की स्टडी करते हैं। इस डेफिनेशन में ये क्लियर हो जाता है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर सच एज सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल रिलेशन एंड सोशल इवेंट्स की स्टडी करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड एंड लास्ट डेफिनेशन ऑफ सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। ये डेफिनेशन चार्ल्स विनिक ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग जो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी होती है वो मैन के सोशल बिहेवियर की स्टडी करती है। अगर हम सिस्टमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सोशल फॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन की कंपैरेटिव स्टडी भी करती है। अब नेक्स्ट हम लोग सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इवांस पिचर्ड के बारे में बात करेंगे। इवांस पिचर्ड एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग जो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी होती है वो मैन की या ह्यूमन के कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ की बात करती है। जो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी होती है वो सारी ह्यूमन सोसाइटीज़ के बेसिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी सारी ह्यूमन सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देखती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जैसे कस्टम, बिलीव्स, होल पैटर्न ऑफ वर्किंग, लिविंग, मैरिंग, वर्शिप, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी से डिफरेंट होती हैं। लेकिन जो रिचुअल्स हमारे यहाँ हो रहे हैं वो आपको दूसरी सोसाइटी में देखने को नहीं मिलेंगे। जो बिलीव्स हमारे यहाँ है शायद ही हो सकता है कि आपको वो दूसरी सोसाइटी में देखने को मिले, वरना सारी सोसाइटीज़ जो होती है वो एक दूसरे से हमेशा डिफरेंट ही होती हैं। लेट्स इमेजिन हमारे पास दो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। पहली है सोसाइटी ए एंड दूसरी है सोसाइटी बी। जो पहली सोसाइटीज़ के आइडियाज़ होंगे, जो पहली सोसाइटी के स्ट्रक्चर होंगे वो सोसाइटी बी से मैच नहीं करेंगे। एंड यही सिमिलर केस होगा सोसाइटी बी के साथ। जो इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर होगा, जो इस सोसाइटी के आइडियाज़ होंगे वो सोसाइटी ए से मैच नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें यही समझाया गया है पहले पॉइंट में कि जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं उनके आइडियाज़ एंड स्ट्रक्चर कभी भी मैच नहीं करते हैं, ये हमेशा डिफरेंट होते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करती है एंड इसके बाद ये डिफरेंट सोसाइटीज़ में सिमिलैरिटीज़ भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। इस तरह से हम लोग डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ को भी देखते हैं एंड इन डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ में जो सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट होती है वो सब भी देख सकते हैं। हम लोग वही पुराना एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सोसाइटी ए प्रेजेंट है एंड एक सोसाइटी बी प्रेजेंट है। ये दो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। अब इन दोनों सोसाइटीज़ में जो कल्चर होगा, जो इसकी सोसाइटी होगी वो डिफरेंट होगी, पर हो सकता है जो इनका कल्चर होगा वो एक दूसरे से सिमिलर होगा। हो सकता है कि ये एक दूसरे से मिलता जुलता हो। सो स्कॉलर्स एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफरेंसेस के साथ साथ सिमिलैरिटीज़ भी देखते हैं। बेसिकली सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग जितनी भी स्टडी करते हैं लाइक डिफरेंसेस की, सिमिलैरिटीज़ की, चेंजेस की, ये सब सोशल स्ट्रक्चर के आसपास ही घूमती रहती है। हम लोग सोशल स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड स्टडी करते रहते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग एक रिलीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम लोग रिलीजन की स्टडी करते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स में लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की प्रैक्टिस करते हैं।
जैसे हम लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं और उसके अनुसार ही चीज़ें करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उसके अनुसार ही हम लोग पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। उसी तरीके से वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो अपने अपने रिलीजन के अनुसार ही अपनी अपनी चीज़ें करते हैं, उनके रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जो उसमें रूल्स होते हैं वो फॉलो करते रहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग कल्चर एंड एनवायरनमेंट की डिटेल स्टडी करते हैं एंड इसमें हम लोग कल्चर एंड एनवायरनमेंट की म्यूचुअल रिलेशनशिप को देखते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है एंथ्रोपोलॉजिकल डेमोग्राफी। इसमें हम लोग पॉपुलेशन की स्टडी न्यूमेरिकल वेज में करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसमें पॉपुलेशन को बायो कल्चरल सिस्टम की तरह देखते हैं एंड इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट पॉपुलेशन में हो रहे चेंजेस को, उनके पीछे के रीजंस को एंड उसके डिफरेंसेस को समझाने की कोशिश करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम के क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इसमें लोगों के नीड्स एंड उसके सेटिस्फैक्शन की बात की जाती है। इसमें लोगों के नीड्स को डिफाइन किया जाता है एंड कौन कौन से नीड्स उन्हें सेटिस्फाइड करती हैं उन सब की बात की जाती है एंड इसमें टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स की भी बात की जाती है। फोर्थ नंबर पे आता है पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी पॉलिटिकल सिस्टम की क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। इसमें हायरार्की एंड इक्वालिटी की बात की जाती है। अब फिफ्थ नंबर पे आता है सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी। सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग कल्चर को सिंबल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि सिंबल्स कैसे डेवलप हुए, कैसे डिस्कवर हुए एंड उसे कैसे समझा जाता है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सब हम लोग सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं एंड ये जो सिंबल्स होते हैं वो इनके ग्रुप्स के मेंबर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सोसाइटी एंड कल्चर को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। अब सिक्स नंबर पे बात करते हैं कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी की। इसमें हम लोग बात करते हैं कि लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं एंड वो सोसाइटी में जा कर के किस तरीके से डिफरेंसेस एंड डिसीजंस बनाते हैं। लाइक हम लोग एक एग्जांपल जैसा समझ सकते हैं कि लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट से चीज़ें एक्वायर करते हैं, उनके एक्शंस को देखते हैं, उस वजह से उन्हें नॉलेज मिलती रहती है और फिर वो उस चीज़ों पे अपने डिसीजंस बनाते हैं एंड अपने एक्सपीरियंसेस को जा करके सोसाइटी में डिफाइन करते हैं, उन पे रूल्स करते हैं। अब सेवेंथ नंबर पे आता है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम लोग कल्चरल एलिमेंट्स जैसे कि लैंग्वेज, रिलीजन, वैल्यू, सिंबल, हिस्ट्री, आर्ट, इन सब की स्टडी करते हैं एंड इनके पीछे के जो रूल्स होते हैं उन सब के बारे में भी हम लोग स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी में बात करते हैं। एट्थ नंबर पे आता है साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग पर्सनालिटी एंड कल्चर के म्यूचुअल रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं एंड इसमें हम लोग पर्सनालिटी फॉर्मेशन एंड मेंटल डिसऑर्डर्स की भी बात करते हैं। एंड साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि पर्सनालिटी की वजह से कल्चर पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता जाता है और किस तरीके से कल्चर को लर्न किया जाता है। अब नाइन्थ नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एंथ्रोपोलॉजी। 60s एंड 70s के टाइम पे ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया था। अर्बन एंड इंडस्ट्रीज पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस भी की गई थी। इसमें हम लोग पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं एंड अर्बन एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, अर्बन स्पेस एंड अर्बन रिलेशन की भी बात करते हैं। अब 10th नंबर पे बात करेंगे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। कुछ स्कॉलर्स एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी ब्रांच की फिफ्थ फील्ड भी मानते हैं। इसकी नॉलेज एंड स्किल्स रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की जाती है।
अब लास्ट में हम लोग सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग सारे टाइप्स की सोसाइटी एंड कल्चर की स्टडी करते हैं एंड इसमें टाइम एंड स्पेस बाउंड नहीं होता है। एंड सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग सोसाइटी एंड कल्चर की होलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं। नेक्स्ट सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडी करने से हम लोगों को सोसाइटी एंड कल्चर के डिफरेंसेस एंड इन डिफरेंसेस के पीछे के जो रीजंस हैं वो साफ साफ पता चलते हैं। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में जो इस टाइम पे स्टडीज एंड रिसर्चेस हैं वो सारी रिसर्चेस एंड स्टडीज कल्चरल रिलेटिविज्म के बेसिस पे बनी हुई हैं एंड इसकी वजह से जो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जो एनालिसिस होती हैं वो खुद के प्रोस्पेक्टिव की वजह से बनी रहती हैं। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जो रिसर्चेस रहती हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्चेस रहती हैं। इन सारी रिसर्चेस में इन डेप्थ फील्ड वर्क एंड पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।